नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज, पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भारत के राजनीति में इस चुनावी साल में जो माहौल बना है वह संप्रदाय बनाम जातिवाद की राजनीति का बनने जा रहा है। दोस्तों, अभी कुछ ही महीने पहले बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई और बिहार प्रदेश की तमाम जातियों के जनसंख्या के आंकड़े प्रतिशतवार सामने आए और उसके बाद भारतीय राजनीति का जो पूरा समीकरण है वह आगामी 2024 के चुनावों को देखते हुए, आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए और फिलवक्त अभी 3 राज्यों के चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पूरी राजनीति की जो आपस की जो प्रतियोगी राजनीति की, प्रतियोगी चुनाव की जो गणित है वह जातिवाद बनाम संप्रदायवाद के एक रस्साकसी में तब्दील हो गई है। दोस्तों, भारत की डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी विडंबना रही है कि आजादी के बाद जब हमने लोकतंत्र को अपनाया, संविधानवाद के जरिए पूरे स्टेट क्राफ्ट और पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए संविधान में तमाम उपबंध लगाए गए और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान रच डाला गया। तो उस लोकतंत्र की जो यात्रा हुई है, जो इस लोकतंत्र की चुनाव के जरिए जो यात्रा हुई है, जो भारत में प्रतियोगी राजनीति का अभ्युदय हुआ है, जो 3 टायर की भारतीय लोकतांत्रिक पद्धति केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन के तहत जो चुनाव की जो पूरी गणित, पूरी जो डायनेमिक्स जो रची गई है वह जातिवाद पर आधारित रही है। और भारतीय लोकतंत्र, माफ कीजिए, असल मायनों में उसका जो क्रूड सत्य है, जो उसका कोर ट्रुथ है, वह एक जातीय लोकतंत्र का है। और 1947 के बाद से ही, बल्कि आप और पहले जाएं, 1937 में पहली बार ब्रिटिश रिजीम में प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव हुए, 1946 में दूसरी बार हुए, फिर उसके बाद 1947 के बाद से जो लगातार 17-18 लोकसभा चुनाव हुए, देश के तमाम राज्यों में कितने विधानसभा चुनाव हुए और स्थानीय स्वशासन के जरिए करीब 28 लाख प्रतिनिधियों के चयन का जो पंचायती चुनाव होता है, भारत की सार्वजनिक व्यवस्था में चुनाव कराना और चुनाव को आयोजित करना एक अपने आप में एक महती कार्य है। वह सारी वोटिंग बिहेवियर जातियों पर केंद्रित रही है। हो क्यों ना, क्योंकि भारतीय समाज, भारत का मेजोरिटी हिंदू धर्म वह जातियों में बटा है, बिरादरियों में बटा है। और भारत की लोकतांत्रिक राजनीति स्वस्थ रूप में एक गुड गवर्नेंस की प्रतियोगी राजनीति न होकर, एक प्रतियोगी लोकतंत्र न होकर, शुरू से ही यहां तक कि कांग्रेस पार्टी जब वह एक माइटी लोकतांत्रिक पार्टी हुआ करती थी, उसने भी जातीय आधार पर वोट बैंक बनाने का काम किया, अन्य दलों ने भी किया। और ऊंची जाति, मध्यम जाति, पिछड़ी जाति, ओबीसी जाति, दलित जाति, अनुसूचित जनजाति के नाम से न जाने कितने वोट बैंक बना डाले गए। और फिर उसके बाद 1947 से लेकर 1947 में देश का विभाजन होता है, सांप्रदायिक आधार पर विभाजन होता है। 2 नेशन थ्योरी के तहत देश के सेकंड मेजोरिटी वाला इस्लाम धर्म एक अपनी अलग मुल्क की तामीर मोहम्मद अली जिन्ना के मुस्लिम लीग के जरिए कर डालता है। और उसके बाद भारत की कांग्रेस पार्टी में जो एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी होते हुए भी जो हिंदुओं के प्रति जो है थोड़ी सी सहानुभूति रखती थी, भारत के सांप्रदायिक विभाजन से बड़ी गमगीन थी, उनका एक प्रेशर ग्रुप अपने तरीके से काम कर रहा था। लेकिन एक अलग राजनीतिक दल का अभ्युदय होता है भारतीय जनसंघ के नाम से, जो कश्मीर में भारत के विलय को लेकर उसकी असंतोष से उपजता है और भारत में सांप्रदायिक राजनीति की एक तरह से नींव डाली जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, 100 साल पुरानी पार्टी और जातीय लोकतंत्र के फलने फूलने और परवान चढ़ने के आगे जनसंघ की सांप्रदायिक राजनीति पनप नहीं पा रही थी और उसे करीब 30, 40, 50 साल लग गए। पहली बार 1991 में, और बल्कि उससे पहले उसकी भावभूमि और पृष्ठभूमि राम जन्मभूमि मंदिर के जरिए जो बनती है, और फिर उसके बाद जो जातिवाद की राजनीति का जो एक नया फलसफा
मंडल कमीशन के नियुक्ति के जरिए आता है। बीपी सिंह उस कमीशन की रिपोर्ट को लागू करते हैं। भारत की राजनीति में जातिवाद एक नए आयाम लेकर के आता है, जिसे सामाजिक न्याय का मुलम्मा चढ़ा करके अंदर खाने की पूरी स्वार्थी जातिवादी राजनीति को जो है बल दिया जाता है। और उसके काट में, उसके प्रत्युत्तर में जो राम जन्मभूमि के बहाने सांप्रदायिक राजनीति, एक पंथ और धर्म की राजनीति, हिंदू धर्म की राजनीति पहली बार आई बॉल टू वाई बॉल के रूप में खड़ी होती है। आडवाणी की रथ यात्रा के जरिए उसे एक मुखर अभिव्यक्ति मिलती है और जातिवाद को कहीं न कहीं सांप्रदायिक राजनीति काउंटर करती है। एक तरफ सांप्रदायिक राजनीति राष्ट्रवाद के एक महान शब्द को अपना आवरण बनाती है, तो दूसरी तरफ जातीय राजनीति सामाजिक न्याय के एक महान शब्द को अपना आवरण बनाती है। और फिर देश में रस्साकसी मचती है सामाजिक न्याय बनाम राष्ट्रवाद की, सामाजिक धर्मनिरपेक्षता बनाम बहुसंख्यकवाद की। और फिर भारत में जो है जाति और धर्म की राजनीति में एक टग ऑफ वॉर चलता है। और धर्म की जो राजनीति करने वाली जो भारतीय जनता पार्टी है, वह एक अपना गिरोह बनाती है, अपना गुट बनाती है, एक एनडीए बनाती है और अटल बिहारी वाजपेयी जैसा एक उदार मना नेतृत्व को अपने आगे रख करके अपना राजनीतिक विस्तार करती है। और जातिवादी राजनीति का एक तरह से कहीं ना कहीं उसी समय पटाक्षेप होता है, वह रसातल की ओर जाती है। समाजवादियों के जरिए जातिवादी राजनीति जो जिस तरीके से उनकी यात्रा चली, जो जनता पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल जैसे तमाम दलों में जो है विभक्त होकर एक रक्तबीज का आवरण धारण कर वह एक राज्यों की पार्टी बनकर के रह जाती है। भारत में किसी भी राजनीति शास्त्री के लिए एक बड़े ही इंटरेस्टिंग अध्ययन का यह विषय है कि भारत की लोकतांत्रिक राजनीति कैसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से पोषित होती है। यह ठीक है कि इसके अलावा मनी और मसल की भी पॉलिटिक्स चल रही थी, बाहुबल की भी राजनीति चल रही थी, लोकप्रियतावाद की भी राजनीति चल रही थी, भावुकतावाद की भी राजनीति चल रही थी। इस लोकतंत्र में तमाम वादों के साथ साथ वंशवाद भी फल फूल रहा था और हमारे मध्य युग की सामंतवाद की एक तरह से उसकी जो है याद दिला रहा था। लेकिन हमारी जो पहचान की राजनीति वो जाति राजनीति और धर्म की राजनीति तक केवल सीमित नहीं थी, भाषा और प्रांत की भी राजनीति परवान चढ़ रही थी। शुक्र यह है कि भाषा और प्रांत की राजनीति प्रांतों तक सीमित रही। अगर किसी ने तमिल भाषा की राजनीति की तो वह तमिलनाडु तक, तेलुगु की आंध्र प्रदेश तक, मराठी की महाराष्ट्र तक, गुजराती की गुजरात तक, बंगाली की बंगाल तक, असमी की असम तक, मलयालम की केरल तक। लेकिन ये बात अलग है कि कर्नाटक में एक राष्ट्रीय राजनीति ही वहां के प्रतियोगी प्लेयर बने, वहां कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं बन पाई। तो भारत में जाति, धर्म, भाषा और प्रांत की जो पहचान की राजनीति चला करती है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, वो दुनिया के सबसे अच्छे लोकतंत्र के सामने वह सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। तो दोस्तों, हम फिलवक्त बात करें, आज की बात करें, अभी देश में एनडीए भारतीय जनता पार्टी के अब तक की सबसे मजबूत सरकार एक तरह से देश में विराजमान है। नरेंद्र मोदी का एक अधिनायकवादी नेतृत्व जो इंदिरा गांधी की याद दिलाता है, जो एक सिंगल मैन अविवाहित होते हुए 24 घंटे अपनी पॉलिटिक्स को एंजॉय करते हैं, अपने नेतृत्व को बचाए रखते हैं और वन मैन शो में पूरी कामयाबी हासिल करते हैं कि पहले वो भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व हासिल करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा पिछलग्गू बनाते हैं, फिर शासन में हर लोगों को अपना पिछलग्गू बनाते हैं, फिर राष्ट्रीय पटल की राजनीति के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल की भी राजनीति में अपनी पूरी ठोस जमाते हैं। देश को इससे फायदा भी मिला है। देश में बड़े ही त्वरित निर्णय भी लिए गए हैं। देश ने कुछ भूतपूर्व और अनहोनी फैसले भी लिए हैं, चाहे वो धारा 370 का हो। राम मंदिर कुछ लोगों के लिए एक बड़ा इमोशनल इशू हो सकता है, लेकिन भारत के लोकतंत्र और संविधान के मुताबिक जो है धर्म जो है इट्स नॉट ए सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, यह जो है ये इट इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स। लेकिन कहीं ना कहीं पहचान की राजनीति में वह मुद्दा भी सत्ताधारी राजनीति की राजनीति से वो टैग है और नरेंद्र मोदी इसका अगले चुनाव में बड़े फायदा लेने की भी तैयारी में है। लेकिन अभी इसी वक्त नरेंद्र मोदी के अश्वमेध का घोड़ा जो लगातार बढ़ता जा रहा था, जो कोरोना के उस विपरीत परिस्थिति में भी 200 करोड़ का टीका देकर फ्री का फिर से अपनी प्रतिष्ठा हासिल कर लेता है, G20 का आयोजन करना हो, चाहे अलग अलग और कई सारे फैसले हो, महिलाओं को आरक्षण देना हो या भ्रष्टाचार की कथित
रोक के नाम पर अपने विपक्षियों को पूरी तौर पर फंसा देना और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं आई वॉच के रूप में भ्रष्टाचार का भी अपने को क्रूसेडर ठहराना, ये बात अलग है कि एक पैराडॉक्स भ्रष्टाचार का भारतीय जनता पार्टी में भी दिखाई देता है। जो पार्टी कहती है कि यदि हमें इलेक्टोरल बॉन्ड का 80% हमारी पार्टी को मिल रहा है, तो जनता को उसके बारे में डिटेल जानने का अधिकार नहीं है। ये कितना अलोकतांत्रिक स्टेटमेंट है भारतीय जनता पार्टी का। यानी कि आपके जो कॉरपोरेट के साथ जो नेक्सस बताए जाते हैं, जो आपका पूंजीपतियों के साथ जो है इतने सारे चंदे मिलते हैं, जो पार्टी अपने हर जिले में करोड़ों के दफ्तर बनाती है, जिस पार्टी के नेता अपने आईटीआर में दुनिया भारत के तमाम राजनीतिज्ञों में सबसे ज्यादा धनी राजनेता के रूप में दिखाई पड़ते हैं, अगर वह विरोधियों को और विपक्षियों को केवल भ्रष्टाचारी मानती है तो ये चीजें थोड़ी गले के नीचे नहीं उतरती। टेक्निकली विपक्षी तो भ्रष्टाचारी हैं, रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। ममता बनर्जी के तमाम मंत्री इस मामले में पकड़े गए, बिहार के लालू यादव पर तमाम भ्रष्टाचार के केस हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यह एक न्यू पॉलिटिक्स, जैसे न्यू इकोनॉमी के साथ साथ जो एक न्यू पॉलिटिक्स होती है, जो इतनी ठसक वाली पॉलिटिक्स होती है कि विपक्षी दल, विपक्षी नेता, विपक्षी पार्टी, न्यायपालिका, मीडिया को सरकार की एक भी अंदर खाने की कोई भी छोटी से छोटी भी न्यूज नहीं देने देना और एक्सपोज नहीं करने देना। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को इस मामले में एक तरह से चादर ओढ़े हुई है कि वह पाक साफ है और विपक्षी जो है भ्रष्टाचारी है। बहरहाल बात अभी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की हो रही थी। सांप्रदायिक राजनीति की चैंपियन कि सार्वजनिक रूप से तमाम हिंदू धर्म स्थलों का शिलान्यास करना, उसका उद्घाटन करना, कहीं से भी नरेंद्र मोदी को नैतिक रूप से वो नहीं ठहराता। उन्हें जो है मोरल हाई ग्राउंड बनाए रखता है, जबकि वो मुस्लिमों के धर्मस्थल और मुस्लिमों के टोपी पहनने से अपने को आपको परहेज कराते दिखते हैं। ये बात अलग है कि वो सिखों के गुरुद्वारों में जाने लगे हैं। भारत की संविधान और भारत की राजनीति और भारत के लोकतंत्र की जो बिल्कुल जो एक आइडियोलॉजी है सेकुलरवाद की, मैं छद्म सेकुलरवाद की बात नहीं कर रहा, प्योर सेकुलरवाद की, उसका उल्लंघन करते मोदी दिखाई देते हैं। जो एक तरफ नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के जरिए भारत के 80% हिंदुओं को एक तरह से कहीं ना कहीं आंदोलित करने, उन्हें एक भाव बंद करने और अपनी पार्टी के लिए जीत दिलाने की हुंकार भरने की तैयारी में थे, और ऐसे में ये जातीय जनगणना ने उनकी नींदें हराम कर दी हैं। और यही वजह है कि दशहरा की रैली में नरेंद्र मोदी जब अपने भाषण देते हैं तो वह अपील करते हैं प्रभु से, प्रभु राम से कि जातिवादी असुरों का नाश करें। यह ठीक है कि जातिवाद देश के लिए एक कोड़ है, देश को एक तरह से हर तरह से कमजोर करता है, यह अनेकानेक टुकड़ों में देश को बांटता है। लेकिन क्या संप्रदायवाद खराब नहीं है? आप अगर असुर जातिवाद को मानते तो आप संप्रदायवाद को भी असुर मानिए, उसे भी राक्षस मानिए। यह ठीक है कि देश का सांप्रदायिक विभाजन जिन्होंने किया वो सबसे बड़े असुर थे, लेकिन आप जिस तरीके से कश्मीर में स्टैंड ले रहे हैं, विभाजन को लेकर के भी वही स्टैंड लीजिए। एक तरफ आप संप्रदायवाद के खिलाफ अखंड भारत का कॉल देकर के उसे जो है डाउन करिए, तो दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्षतावाद की भी एक तरह से आप पूरी वकालत करिए। नहीं तो मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट का जो इतना बड़ा एक जरिया फ्रांस की राज्य क्रांति से सेकुलरवाद के रूप में, लोकतंत्र के रूप में दुनिया की राजनीति को प्राप्त हुआ, उसे आप गमगीन मत करिए। आप सेकुलरवाद को भी एक तरह से जय करिए, अखंड भारत की भी जय करिए, और फिर जातिवाद के असरों पर प्रहार करिए। और राजनीति जब करिए तो केवल गुड गवर्नेंस की राजनीति करिए। लेकिन आइडियल पॉलिटिक्स अलग बात है, रियल पॉलिटिक्स अलग बात है, आइडियोलॉजी अलग बात है, प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स अलग बात है। भारत के राजनीतिज्ञों में चाहे वो कितने भी अपने को बड़े आइडियोलॉग बनते हों, जब उनके सामने ये तकरीर करिएगा तो वह एक कान से सुन करके तुरंत दूसरी कान से उसे बाहर कर देगा, क्योंकि उसे मालूम है कि यह व्यक्ति क्या बकवास कर रहा है, इससे हमें वोट नहीं मिलने वाला। तो भारत में नेतृत्व की जो पूरी जो एक तरह से स्कूल और ठॉप जो बनाया गया है कि जैसा जनता चाहे वैसा नेता करे, जबकि कायदे से जनता को जो अच्छा नेता है वह नेता जिस तरीके से जनता को अच्छे तरीके से ले जाना चाहे वैसा नेतृत्व हमें मिलना चाहिए था। लेकिन नेतृत्व में उतना मोरल हाई ग्राउंड नहीं है,
उतना धैर्य नहीं है, उतना त्याग नहीं है, उतना उनमें एक तरह से तपस्या नहीं है कि वह पब्लिक लाइफ के लिए पूरे कमिटेड हों, पूरी इंटीग्रिटी हो, सन्मार्ग पर ले चले, उनमें सद्बुद्धि हो और सबसे बड़ा एक विराट मस्तिष्क का दायरा हो। दुर्भाग्य से वो नेतृत्व केवल आजादी के काल में हमें दिखाई देता था कि समाज के सबसे क्रीम के लोग, सबसे क्रीमी लोग, वह हमारे समाज के अगुवा थे, नेतृत्व प्रदान करता थे। लेकिन आज की तारीख में चुनावी लोकतंत्र में पूरी एक तरह से रीति और नीति बदल गई। समाज के सबसे निकृष्ट लोग हमारे नेतृत्व में आ गए। जितने ये मनी और मसल के एलिमेंट जो मध्य युग की याद दिलाते हैं, आज गुंडे, लफंगे, मवाली, अनपढ़ गवार, ये जो है हमारे राजनेताओं के अलग अलग रैंक और फाइल को शोभायमान करते हैं। कुछ 5-7 लोग चालाक लोग होते हैं जो कथित रूप से पढ़े होते हैं और सबको नियंत्रित करके सत्ता का दामन और सत्ता का सिंहासन हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमें पॉपुलर फैक्शन में जाने की बजाय हमें रिफॉर्मिस्ट पॉलिटिक्स की बात करनी होगी। मुझे ये मालूम है कि अगले चुनाव में जातिवाद बनाम संप्रदायवाद की राजनीति फिर से परवान चढ़ेगी। मैं संप्रदायवाद को ठीक नहीं मानता, लेकिन जातिवाद को मैं उससे ज्यादा खराब मानता हूँ। वो इसीलिए कि इसके लिए मेरे पास तर्क है। अगर सांप्रदायिक राजनीति 85 और 15 में देश को बांटती है, तो जातिवादी राजनीति पूरे देश को टुकड़े 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 में बांट रही है। और वह जातिवाद जो हमारे शहरीकरण और औद्योगिकरण के मार्फत विलुष्ट हो रहा था, विनष्ट हो रहा था, अंतर जातीय शादियां हो रही थी, कोई ऊंच नीच, कोई छुआछूत और कोई भेदभाव नहीं दिखाई पड़ता था। भारत की लोकतांत्रिक राजनीति ने उसे और फलने फूलने और पल्लवित होने का पूरा मौका दे दिया है। हर चुनावी राजनीतिक दल पूरी अपने टिकटों की पूरी व्यूह रचना, चुनाव की पूरी व्यूह रचना जो बनाता है, वह केवल क्षेत्र विशेष और चुनाव क्षेत्र में वह जातीय आंकड़ों के आधार पर बनाता है और उसी के साथ साथ धार्मिक आंकड़ों का भी सहारा लिया जाता है। लेकिन यदि हम यह कहना चाहते हैं कि भारत के लोकतंत्र को इन तमाम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के असरों से हम विनाश करें, मुक्ति दिलाएं, तो हमें लेटर एंड स्पिरिट में इसका विरोध करना होगा। और मैं पहली नजर में मैं संविधान को दोषी मानता हूं। मैं पब्लिक डिबेट में सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी को उपदेश देते हैं कि आपको जातिवाद नहीं करना चाहिए, आपको संप्रदायवाद नहीं करना चाहिए। अरे ये चीज उपदेशों से संभव नहीं होता। खिलाड़ी ज्यादा कानून की परवाह नहीं करता, खिलाड़ी हमेशा मैच जीतने की ओर ध्यान लगाए रखता है। ये अंपायर और रेफरी का काम है कि खिलाड़ी कहां पर नियम का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे में ये संविधान का काम था कि भारत के लोकतांत्रिक राजनीति में अगर प्रतियोगिता लानी है तो केवल सुशासन के मानकों पर काम होगा। हमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स, फ्री बीच की पॉलिटिक्स और मनी और मसल की पॉलिटिक्स को हर तरीके से एक तरह से विनष्ट करना होगा। हमें उसको खत्म करना होगा और जिनको अपने राजनीति में कैरियर चमकाना है तो उसकी भी एक नर्सरी ज्वाइन करें और वहां जाकर के पब्लिक लीडरशिप की पाठशाला में तमाम पब्लिक लीडर के जो बड़े बड़े गुण हैं, जो अलग अलग प्रोफेशनल के लिए तय होते हैं, अलग अलग खिलाड़ियों के लिए तय होते हैं, वो हमारे राजनेताओं के लिए भी हैं। तो हमारे राजनेता केवल जो है दंगे वाली भाषा बोल करके, जातीय आग लगा करके, गुंडा मवाली बन करके, लोफर लफंगा बन करके अपनी राजनीति की कैरियर चमकाते हैं। बड़े बड़े नेताओं का यशोगान करके, झंडा उठा करके, ये कौन सी तरकीब है? मुझे लगता है कि दुनिया में यूरोप का लोकतंत्र सबसे अगुआ लोकतंत्र था। यूरोप के लोकतंत्र को राजनीति में, लोकतांत्रिक राजनीति में अपने करियर बनाने और नेतागिरी की एक तरह से वो लीग पर चलने का एक नया रास्ता उन्हें भी तमाम नए लोकतंत्र, नव लोकतांत्रिक देशों को बताना चाहिए और ये कहना चाहिए कि योग्यता की राजनीति, गुण की राजनीति, प्रोफेशनलिज्म की राजनीति, सलाहियत की राजनीति, त्याग की राजनीति, एफिशिएंसी की राजनीति, लीकेज प्रूफ सिस्टम की राजनीति को ही हमें आगे बढ़ाना चाहिए। पहचान की राजनीति पर राजनीति करना आसान है, लोगों को गोलबंद करना आसान है, मनी और मसल के जरिए अयोग्यों को ऊपर उठाना आसान है, पॉपुलिज्म के जरिए अर्थव्यवस्था का खस्ता हाल करना आसान है, लेकिन अपनी कैरियर चमकाना बहुत आसान है। और यही हमने देखा कि क्रांति बीज बनकर के कुछ राजनीति में कैरियर बनकर जो लोग आए, वह सुधारों की बजाय फ्री बीच की पॉलिटिक्स के चैंपियन बन गए। अभी तक देश में जाति और संप्रदाय के चैंपियन थे, भाषा और प्रांत के चैंपियन थे, और फ्री बीच के भी नए नए पॉलिटिकल खिलाड़ी पैदा हो रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी कहीं भी चुनाव जीतना चाहती है तो वो जनता को पूरा ललचाकर और खजाना खाली करके ही चुनाव जीतना चाहती है। तो कुल मिलाकर के सबके आगे प्रश्न चिन्ह है।
बहरहाल अगले लोकतांत्रिक राजनीति जो 2024 के लोकसभा चुनाव में और फिलहाल इन 3 राज्यों के चुनाव में दिखाई देगी, कहीं ना कहीं वो जातिवाद बनाम संप्रदायवाद पर फिर से केंद्रित हो गई है। हमें लगता है कि सरकारों के प्रदर्शन का एक जो है ना तुलनात्मक पैमाना होना चाहिए और जनता में यह हर अधिक से अधिक बेहतर और अधिक से अधिक गुणवान और योग्यवान और ईमानदार लोगों को चुनने में जनता का ज्यादा भला है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जनता भी खुद ईमानदार बने, जनता वोट के टाइम में ब्लैकमेल न करे, जनता अपने व्यक्तिगत हित में नेताओं के चयन और नेताओं के पिछलग्गू बनने का काम न करे। तो बहरहाल इसी नोट के साथ मैं अपनी यह बात समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि भारतीय राजनीति में एक दिन वह आएगा कि जब वह पहचान बाहुबल और लोकप्रियतावाद की राजनीति से विलुप्त होकर विशुद्ध प्रतियोगी लोकतंत्र बनेगी और सुशासन उसका केवल मानक होगा। तो दोस्तों फिर इजाजत दीजिए अगले कार्यक्रम के लिए। तब तक नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब खैर।